हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है क्लास नंबर 105 जिसमें हम अभी तक 104 क्लास तक एनआईएस पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ऐसी थ्योरीज पे आए हैं जो थ्योरीज एनआईएस में नहीं है या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी और जेम्स मार्सिया की भी थ्योरी। देखो, ये जो दोनों थ्योरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन जेम्स मार्सिया से बोलूं या फिर एरिक एरिक्सन से आ चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इसमें हम कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 मेरे सामने यहाँ पे कुल मिला के और 5 किताबें खुली हुई है जिसमें अलग अलग कंटेंट दिया हुआ है एरिक एरिक्सन के बारे में। तो मैंने बेस्ट ऑफ द कंटेंट छाट लिया है। उसकी चिंता मत करो, बस आपको क्लास लेनी है, समझनी है, जो लिखने को बोलूं लिख लेना। और जो नोट्स नहीं बना रहे प्लीज थ्योरी के नोट बना के चलना, क्योंकि ये जो मटेरियल थोड़ा सा बिखरा हुआ है मैं आपको पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो आपको बस लिखते चलना है और बस हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी हमारे पास एक ये है, ये रही। क्या है ये, बंद करें, ऐड दिखा रहे हैं। ये रहा भाई, एरिक एरिक्सन के, ये रहा 8 बंद। चलो, अब बस मेरी आवाज भी ध्यान रखना। देखो, जो जब सिगमंड फ्रूड साहब ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, उसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर एरिक एरिक्सन साहब ने भी अपनी थ्योरी निकाली जिसका नाम रखा साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, तो पहला सवाल ये आ जाएगा कि जो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी, वो किससे इंस्पायर्ड है, किसके बेस को देखते हुए बनी है, फिर किसको बेस मानते हुए बनी है। तो भाई वो सिगमंड फ्रूड साहब की जो थ्योरी है साइकोसेक्सुअल या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी को देखते हुए बनी है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि सिगमंड फ्रूड साहब ने ज्यादातर अपना फोकस सेक्सुअल थिंग्स पे दे रखा था, जो हमने देखा एनल, लेटेंसी, जेनिटल, जो भी हमने देखा। इनका उतना फोकस सेक्सुअल चीजों पे नहीं था, क्योंकि उनकी जो थ्योरी थी सिगमंड फ्रूड वाली, उसकी मेन क्रिटिसिज्म ही ये थी कि भाई आपकी थ्योरी में सेक्सुअल चीजें बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने फटाक से चेंज कर दी। इन्होंने वो थ्योरी बना दी सोशल रूप से कल्चर ओरिएंटेड थ्योरी। ये बात भी क्लियर? ठीक, अब आती है बात आइडेंटिटी की। इसकी बात ना मैं आपको करूंगा जब हम सीरीज करने होंगे, उसके टाइम में आपसे इसकी बात करूंगा। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि भाई देखो, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। अभी आपको पढ़ना नहीं, याद नहीं करना, याद करवा के भेजूंगा, चिंता मत करो। यहां से ऐसी कुछ स्टेज है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मिसट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर फिर डिसगस्ट। ऐसी कुछ 8 चीज थी। अब बोलोगे सर ये वर्सेस वर्सेस क्या है? देखो, जो हम देखो बेसिक चीजें जो आप पढ़ रखे हैं ना, वो मैं पढ़ाने नहीं वाला, मतलब पढ़ाऊंगा पर उससे हम ऊपर के लेवल की बात करेंगे, उसकी चिंता मत करो। अब इसने क्या किया, इसने ये स्टेजेस दी, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। आप देख रहे हो, ट्रस्ट पॉजिटिव है, मिसट्रस्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो इसने हर स्टेज पे कंफ्लिक्ट, ये कंफ्लिक्ट ही तो है सही और गलत का, एक कंफ्लिक्ट ही तो है, एक लड़ाई तो है एक तरह की, है कि नहीं? तो यही दिया इसने, कंफ्लिक्ट दिए। ये सारे कंफ्लिक्ट्स है जो स्टेजेस दे रखी है ना, ये सारे कंफ्लिक्ट्स है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भाई अगर इन स्टेज को, अगर इन स्टेज को, इस कंफ्लिक्ट को अगर कोई सक्सेसफुली पास कर जाएगा, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप होगी पॉजिटिव आउटकम, उसके अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप हो, जिसे इसने बोला साइकोलॉजिकल वर्चूज या फिर स्ट्रेंथ। साइकोलॉजिकल वर्चूज या फिर बेसिक वर्चूज भी इसने बोला। साइकोलॉजिकल वर्चू बोल लो या फिर बेसिक वर्चू बोलो। अब बोलोगे सर ये वर्चू का मतलब क्या है? वर्चूज का मतलब होता है गुण। तो अगर बच्चे ने उस कंफ्लिक्ट को पास कर लिया, तो उसके अंदर गुण, एक गुण डेवलप होगा जो उसको थ्रू आउट द लाइफ
मदद करेगा। क्लियर? या फिर ऐसी शक्ति डेवलप होगी तो थ्रू आउट द लाइफ मदद करेगा। ठीक है। साइको सोशल माल एडेप्शन। अब अगली बात ये आती है कि अगर वो इस कंफ्लिक्ट को या फिर इन डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बात कर चुके हैं। डेवलपमेंटल टास्क बेसिकली एक ऐसा टास्क जो हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में मिलता है, जिसको हमें ओवरकम करके नेक्स्ट स्टेज में जाना पड़ता है। अगर हमने वो क्लियर कर लिया तो वो हमारी बहुत मदद करे, अगर हमने उसको पास नहीं कर पाए तो हमें कहीं ना कहीं थ्रू आउट द लाइफ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो ये सारे कंफ्लिक्ट्स हैं डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है। अगली बात आती है कि अगर वो इन डेवलपमेंटल टास्क को या फिर इन कंफ्लिक्ट्स को ढंग से पूरा नहीं कर पाया तो उसके अंदर नेगेटिव आउटकम्स आएंगे, जिसे हमने नाम दिया मैल एडेप्शन और मेलिग्नेंसीज। ठीक है। मैल एडेप्शन और मेलिग्नेंसीज। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। साइकोलॉजिकल मैल एडेप्शन और मेलिग्नेंसी क्या है, देखते हैं। If we do not manage the task well, we may develop maladaptations or malignancies, which will endanger all our future development. Throughout life में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। अब देखते हैं malignancy और maladaptation का मतलब क्या है। A malignancy involves too little of the positive and too much of the negative aspect. malignancy मतलब ऐसा बंदा जिसके अंदर बहुत ही कम पॉजिटिव एस्पेक्ट हो और बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट हो। तो ऐसे लोग दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते या फिर ट्रस्ट करते ही नहीं है। मैल एडेप्शन, ऐसे लोग जिसके अंदर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, और नेगेटिव बहुत कम है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वो दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे। सच एज अ पर्सन हु ट्रस्ट टू मच, तो बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेंगे और बहुत हद तक विश्वास कर लेंगे। तो ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। समझ गए मेलिग्नेंसी क्या है, मैल एडेप्शन क्या है। पेपर में सवाल आ जाएगा, आपको इनका कॉम्बिनेशन याद रखना है, टू लिटिल ऑफ द पॉजिटिव एंड टू मच ऑफ द नेगेटिव। मैल एडेप्शन में टू मच ऑफ द पॉजिटिव एंड टू लिटिल ऑफ द नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिव बहुत कम, जिसमें नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, भाई वो दूसरों पर विश्वास नहीं करेगा, और जिसमें पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा वो दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब जब इन्होंने थ्योरी बनाई, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। ये एक जो थ्योरी है एक प्रिंसिपल बेस्ड है, जिसे इन्होंने बोला एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। अब बोलो सर ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या बोला? देखो, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है, या फिर ये जो प्रिंसिपल है वो ऐसा कुछ कहता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में चलती है, मतलब कि कुछ नहीं स्टेजेस में चलती है। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बंदे की पर्सनैलिटी है वो एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, एक बने बनाए ऑर्डर में, बने बनाई व्यवस्था में चलती है, जिसे हम स्टेज कहते हैं। ठीक है। तो ये लाइन आप लिख लो, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। सवाल आ जाएगा कि जो साइकोसोशल थ्योरी है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बताओ भाई किस प्रिंसिपल बेस्ड है? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल व्हिच मींस दैट आवर पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, वन स्टेज आफ्टर अनदर ओनली। ठीक है, सिंपल सी बात ये। और हमने देख ली इसकी 8 स्टेजेस है। इसमें हमने देख लिया अगर पॉजिटिव चीज होगी तो क्या हुआ, और अगर नेगेटिव चीज हुई तो क्या होता है। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ 8 स्टेज पे आगे। इसके पहली स्टेज है, देखो हिंदी वाले देख लो भाई, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्थाएं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, आपको हिंदी में दिखाऊंगा, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। जो ये है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये जो चीज है एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। जो पॉजिटिव चीज है इसको हमने सिंटॉनिक कहा है, ठीक है, और जो नेगेटिव चीज है उसे हमने डिस्टॉनिक कहा है। लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये हिंदी इंग्लिश वाले भी लिख लो। इस सिद्धांत में प्रथम दृष्टिकोण को अनुकूल शांति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए सिंटॉनिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जितने पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्रस्ट हो गया,
उसके बाद ऑटोनॉमी हो गया, इनिशिएटिव हो गया, इंडस्ट्री हो गया, जितने भी पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन्हें हमने क्या नाम दिया, सिंटोनिक का। और जितने भी क्या लिखा हुआ है, तथा दूसरे दृष्टिकोण जो प्रतिकूल शक्ति के रूप में प्रस्तुत है, जो कि अपोजिट शक्ति के रूप में प्रस्तुत है, उसे हमने कहा है डिस्टोनिक। उन्होंने बताया कि सफल विकास के लिए इन दोनों प्रवृत्तियों में संतुलन आवश्यक है। सकारात्मक परिवृत्तियों या नकारात्मक परिवृत्तियों के एक तरफा विकास से व्यक्तित्व का संतुलित विकास संभव नहीं है। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा, या आपने देखा ना कि मैलिग्नेंसी में क्या हुआ कि ऐसा बंदा जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और मेल एडेप्शन कौन सा बंदा जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। समझ गए, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? चलो समझ आ गई सिंटोनिक क्या है, डिस्टोनिक क्या है। अब बढ़ते हैं, इन सभी 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं का एक क्रम है। ये क्रम देखते हैं, हिंदी वाले देख लो भाई, विश्वास बनाम अविश्वास। चलते हैं, देखो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये ऑलमोस्ट देखो जो इसके ईयर्स है ना, जो इसके ईयर्स लाइक जो इनकी स्टेजेस के ईयर्स हैं, वो देखो हर जगह अलग अलग है ना। इसने दिए बेचारे ने, इसने तो बस नाम दे दिया भाई इन्फेंट्स का, टॉडलर्स का। तो हर किताब में अलग अलग, जैसे इसमें 0 to 1 दिया हुआ है और इसमें 0 to 2 दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो आप एक बेसिक रफ आइडिया मान के चलना, ठीक है। तो इन्फेंट्स हैं तो आप 0 to 2 मान के चलो, इन्फेंट्स हैं तो 0 to 2 मान के चलो, ठीक है। अब आते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में। देखो ट्रस्ट मतलब विश्वास, मिसट्रस्ट मतलब विश्वास ना होना, अंधविश्वास इसे हम कह सकते हैं, है ना। हिंदी में क्या होगा इसका, ये रहा अविश्वास। अंधविश्वास गलत हो गया था, ठीक है। अब स्टार्टिंग में बचपन में बच्चा ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर कांटेक्ट में माँ के पास ही रहता, तो वो अपनी प्राइमरी केयर गिवर से ये चाहेगा कि वो मुझे कंसिस्टेंट रूप से, लगातार रूप से सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, मेरी केयरिंग करें, मेरा ख्याल रखें। वो यही चाहेगा, सिंपल सी बात है, यही चाहेगा बच्चा, तो और क्या चाहेगा। हाँ, अब अगर उसकी माँ ने ये सारी चीज उसको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करी, सिक्योर एनवायरनमेंट, खाना, उसको केयरिंग अच्छी से प्रोवाइड करी, सारी चीज, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा, उसके अंदर एक विश्वास डेवलप हो जाएगा अपनी मां के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, कहीं ना कहीं। अपोजिट, अब उसकी मां ने उसको सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, उसको लव प्रोवाइड नहीं किया, उसको केयरिंग प्रोवाइड नहीं करी, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया। अब उसके अंदर जो सेंस डेवलप होगा वो होगा मिसट्रस्ट का, अविश्वास। उसका विश्वास उठ जाएगा अपनी मां से भी और आसपास के लोगों से भी। क्यों? क्योंकि वो ही सोचेगा कि भाई मेरा जो मेरे सबसे करीब है, प्राइमरी केयर गिवर जो मेरी माँ है, वही मेरे को ढंग से नहीं रख पा रही, तो बाकी क्या रखेंगे। उसके दिमाग में इतनी एक्टिविटी नहीं चलती, बट ये बाय नेचुरल है, ये नेचुरल तरीका है, ठीक है। अगर कोई इंसान कभी धोखा खा जाता है किसी लड़का या लड़की से, तो भी ये सोचता है कि भाई सारे लड़का या लड़की मुझे धोखा देंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। चलो, अब हमने बात करी थी कि अगर कोई बच्चा सक्सेसफुली किसी स्टेज को कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर एक गुण डेवलप होता है, जिसे हमने वर्चू बोला, साइकोलॉजिकल वर्चू फिर बेसिक वर्चू बोला। जो वर्चू यहां डेवलप होगा वो होगा होप। होप जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, कहाँ गया, इसमें हिंदी में यहां लिखा हुआ आपका, ये रहा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आशा। क्या बोलेंगे? आशा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अगर डेवलप नहीं हुई तो उसके अंदर फियर आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे फियर, ठीक है। मैल अडेप्टिव बिहेवियर तो करेक्ट इसका टर्म इस्तेमाल करने का नहीं हुआ, बट अगर वो इस स्टेज पे फेल हो जाता है तो उसके अंदर एक डर आ जाएगा, ठीक है। मिसट्रस्ट के साथ 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 उसके पास उसके अंदर एक डर की भावना भी आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब देखो ये स्टेज की साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड साहब की थी,
उससे कौन से मेल खाती है? ये मेल खाती है ओरल से। होप हमने देख लिया, डेवलप होगा इन्फेंसी 0 से 2 साल। ठीक है, चलिए आगे। क्लियर। पेपर में ही सवाल आएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में कौन सी वर्चू डेवलप होती है? भाई होप की डेवलप होती है। क्लियर, बाकी कुछ नहीं आएगा मेन। अगला ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसमें जो उम्र लिख रखी है वो लिख रखी है 2 से 3 साल, और इसमें उम्र लिखी हुई है 2 से 4 साल। ठीक है, तो एक आप रफ आइडिया लेके चलना, वो बताऊंगा रफ आइडिया कैसे लेना है। अब ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है भाई? ऑटोनॉमी है स्वायत्तता बनाम लज्जा या फिर शंका। हिंदी में स्वायत्तता बनाम शर्म या फिर संदेह। अब होगा क्या, क्योंकि बच्चा 2 से 4 साल या फिर 2 से 3 साल की उम्र के आसपास आ गया, अब बच्चा कुछ छोटे मोटे काम खुद से कर सकता है, आराम से छोटे मोटे काम कर सकता है, कोई चीज उठा सकता है, बॉटल उठा सकता है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले से 506 में। तो आपको पता क्या कर सकता है? अगर उसका जो केयर गिवर है, उसके माता पिता, उसको वो करने दे, उसको वो उस काम को करने में एनकरेज करे, एटलीस्ट वो काम करने में जो वो खुद से कर सकता है, और उसको खुद करने दे, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप होगी। उसको पता लगेगा कि हाँ भाई मैं भी छोटे मोटे काम कर सकता हूं। ठीक है, पर अब जो उसके पेरेंट्स हैं वो ज्यादा ही उसकी देखभाल में लगे हुए हैं, ज्यादा ही बहुत प्रिमिसिव स्टाइल के हैं। तुमने पढ़ा हुआ है प्रिमिसिव स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल में। प्रिमिसिव का मतलब ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को कुछ करने देने के राजी नहीं है, कि भाई सारे काम हम करेंगे इनका, है ना। फिर अगर वो ज्यादा प्रिमिसिव निकले, तो वो जो भी छोटे मोटे काम है वो खुद कर सकता है, वो नहीं करने दिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बॉटल उठा सकता है अपने हाथ से, मम्मी ने क्या किया, बॉटल उठा के उसके मुंह में डाल दी, पानी दूध पिला दिया, और कुछ काम कर चला था वो कर दिया, मतलब उसको मौका नहीं दिया। तो उसके अंदर जो सेंस डेवलप होगा वो होगा किसका भाई? शेम एंड डाउट का। उसको खुद के ऊपर शर्म, खुद के ऊपर लज्जा आएगी। ठीक है, अब अगर ये बच्चा इस स्टेज को सक्सेसफुली पास कर लेता है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर वो खुद करेगा तो उसको मजा आएगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ये मैं तो कर सकता हूं, तो उसके अंदर एक विल पावर डेवलप होगी, कुछ कर जाने की क्षमता डेवलप होगी। ठीक है, तो जो वर्चू डेवलप होगी उसके अंदर होगी विल। क्लियर, विल, जिसे हमने हिंदी में बोला, कहा गया इच्छा शक्ति। क्या बोला? इच्छा शक्ति। ठीक है, ये रहा इच्छा शक्ति। पर अगर उसके अंदर, पर अगर ये डेवलप नहीं हुई, तो उसके अंदर एक मैल अडेप्टिव टेंडेंसी डेवलप होगी इंपल्सिविटी की। इंपल्सिव का मतलब होता है आवेगशील, जो कि आवेगों में बह जाता है। ये रहा आवेगी, ऐसे बच्चे जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते, आपने देखा होगा आसपास, है ना। तो इम्पल्सिव, माल अडेप्टिव बिहेवियर। और एक मेलिग्नेंट टेंडेंसी डेवलप होगी जिसे बोले कंपल्शन। कंपल्शन होता है, आपने शब्द सुना कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है भाई करना ही करना है। तो ऐसे बच्चे हैं, इनमें कंपल्शन डेवलप हो जाएगी, मतलब कि ये खुद को दूसरों पे या थोप सकते हैं, या फिर दूसरों अपना काम दूसरों पे थोप सकते हैं। समझ रहे हो? देख लो एक बार कंपल्शन का मतलब, किसी बात के लिए स्वयं या किसी को बाध्य करने की या बाध्य होने की क्रिया, विवशता, दबाव। ऐसे बच्चे दबाव बनाएंगे, खुद पे बन सकते हैं और दूसरे बना भी सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, सवाल में ये पेपर में से सवाल आएगा। अच्छा, इस स्टेज को हमने होल्ड एंड लेट गो पीरियड बोला गया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ होल्ड एंड लेट गो, बस आप याद रख लो। ठीक, सवाल बच जाएगा ऑटोनॉमी शेम डाउट। अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो वर्चू कौन डेवलप होगा? वर्चू हो जाएगा विल का। और अगर माल एडेप्टिव टेंडेंसी डेवलप होगी तो वो होगी इंपल्सिविटी की, और मैलिग्नेंट टेंडेंसी डेवलप होगी तो वो होगी कंपल्शन। बस ये सवाल आएगा, और कुछ सवाल नहीं। पॉइंट क्लियर? अच्छा, ये मेल किससे खाती है भाई? ये मेल खाती है साइकोसेक्सुअल थ्योरी के एनल स्टेज से। याद है एनल स्टेज? एनल स्टेज याद है? ठीक है,
अच्छा, इसमें ना कुछ इवेंट्स हैं, इवेंट जैसे जो ये ऊपर वाला इवेंट था ना, इसमें बच्चे को पता कैसे लगा कि मेरी मम्मी मेरे को मेरी ख्याल रख रही कि नहीं कर रही, फीडिंग से। तो जो इसमें इवेंट है ना, मैं लिखवा दूंगा आखिरी में, टेबल बना हुआ, चिंता मत करो। जो इसमें इवेंट है ना, वो है फीडिंग का। बच्चों को फीडिंग से ही पता लग गया, ठीक है। ऑटोनोमी असेसमेंट आउट, मेल किसे कर रहा है, एनएल से। तो इसमें जो इवेंट है वो है टॉयलेट या फिर पोटी ट्रेनिंग, ठीक है, समझाने की जरूरत है नहीं। चलो आगे चले, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब बच्चा ऑलमोस्ट प्री स्कूल में 4 से 6 साल के आसपास आ चुका है, तो वो काफी सारे काम खुद कर पा रहा होगा, ऑब्वियो है। ये रहा 3 से 5 साल, 3 से 6 साल, तो ऑलमोस्ट 3 से 6 साल का ही जहां तक है, ठीक है। अब बच्चा ऑलमोस्ट प्री स्कूल एज में पहुंच चुका है, जब वो खुद से काम कर पा रहा है। अब क्या होगा, वो इनिशिएटिव लेना चालू करेगा। हिंदी में देख लो क्या बात है इसका, पहल शक्ति बनाम अपराध भावना। अब वो खुद से इनिशिएटिव लेगा, वो अपने आसपास के लोगों को देखेगा, बेसिकली घर वाली होंगे सराउंडिंग्स में। अगर उसके पेरेंट्स उसको एनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज में, जो एक्टिविटीज कर रहा है, जो वो नए नए कारनामे करना चाह रहा है, अगर उस इनिशिएटिव्स में, उस पहल में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। उसके अंदर एक सेंस, उसके अंदर इनिशिएटिव करने की भावना और उजागर या फिर बढ़ती जाएगी। पर अगर उसके माता पिता उसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी नई एक्टिविटी करने जा रहा है उसको, उसमें डांट रहे हैं उसको, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट, अपराध की भावना डेवलप होगी। होती है यार, होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल है, मैं छोटा हूं और मैं बस भाई 5 साल का, छोटा मोटा नन्ना बच्चा, छोटा सा बच्चा, उस टाइम मेरी हाइट छोटी थी, उतनी थी जितनी नॉर्मल होती है। तो मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो पानी पीने जा रहा हूँ, और मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ खुद से कि चलो आज खुद से पानी पी के देखता हूँ, चलो खुद से ग्लास उठाऊंगा रैक से, है ना, बचपन में करते थे, रैक से ग्लास खुद उठाएंगे और फिर उस आरओ के नीचे रखेंगे, फिर मटके से ग्लास डालेंगे और फिर पियेंगे। खुद मन खुश होता था बहुत, मन। मैं सोचा चल आज करते हैं। और जैसे ही मैं किचन में गया, मैंने रैक से जैसे ग्लास उठाने लगा, वो सारा का सारा रैक नीचे गिर के मेरे ऊपर आ गया, ठीक है। अब एक नॉर्मल गृहिणी जो घर की है, जो हमारी माता जी हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा बताओ। मैं आजकल की माताओं के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जो हमारी खुद की माता थी उनके बारे में बात कर, उनका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बताओ। वो लाड दुलारेंगे, लाड प्यार तो नहीं करेंगी, है ना। तो वो क्या करेंगी, वो डांटेंगी, मारेंगी। तो फिर उसमें ना, उसमें मेरे पास एक सेंस ऑफ गिल्ट आएगा, मेरे में अपराध की भावना आ जाएगी। मैं सोचूंगा यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, समझ रहे हो। तो इससे मेरे अंदर एक अपराध की भावना डेवलप होगी, और ये अपराध की भावना मेरे मेरे जिंदगी भर मेरे साथ चलने वाली है। और देखो ये 1-2 बार में नहीं होगा, क्योंकि स्टेज आप देख रहे हो 4 से 6 साल की है, तो एक ही बार मेरे साथ ऐसा कार्य हो जाएगा। तो ये नहीं है कि बस मैं अपराधी बन जाऊंगा पूरी जिंदगी भर, नहीं। जब उस स्टेज में मेरे पास, मेरे साथ काफी बार ये घटना घटेंगी, और मेरे हर इनिशिएटिव में मुझे गाली दी जाएगी, मारा जाएगा, तो फिर मेरे अंदर अपराध की भावना डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जिंदगी में मैं कभी भी कोई रिस्क लेते टाइम, जिंदगी में कभी भी कोई भी रिस्क लेते टाइम, कोई बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, यूपीएससी की तैयारी करते टाइम, कोई भी काम करते टाइम डरूंगा यार कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, समझ गए। पर अगर वो सक्सेसफुली पास हो गया, तो उस बच्चे के अंदर एक वर्च्यू ऑफ पर्पस, पर्पस क्या होता है भाई हिंदी में, उद्देश्य। तो एक उद्देश्य उसको मिलेगा, मिलेगा ना उद्देश्य। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई, कहाँ चलेगी स्क्रीन, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चलो भाई आज पानी गिलास पी के देखते हैं, तो मैंने पी लिया, मैं भी खुश, घर वालों ने बोला बहुत बढ़िया। अगली बार मैं क्या करूंगा, चलो भाई इस पानी को गर्म करके देखते हैं, पानी भी गर्म कर लिया, पानी पी लिया। अब अगली बार बोलेंगे चलो भाई घर वाले चाय बना ही रहे हैं, तो हम चाय पत्ती डाल के देख लेते हैं, चाय पत्ती डाल दी, भाई चाय बन गई है। तो
तो ऐसे क्या होगा, जब हम हमारे इनिशिएटिव्स को एनकरेज किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, तो हमें जिंदगी में पर्पस मिलता जाएगा। तो हम जितने भी हमारे गोल्स है लाइफ के, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, उनको अचीव कर पाएंगे, हमें अपनी लाइफ में पर्पस मिल पाएगा। पॉइंट क्लिस्टर क्लियर? इस चीज को आपने याद हो साइकोसेक्सुअल स्टेज में इसे ही हमने जेनिटल किया था, जेनिटल स्टेज, जिसे वर्चुअल डेवलप होगी वो होगी पर्पस की। ठीक है, अगर मैं चेक कर लेता हूं जी, हाँ। अच्छा, इसमें जो इवेंट है वो है एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लोरेशन का। ठीक, जब मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हिल डुल के एक्सप्लोर करूंगा, तभी तो मैं कोई इनिशिएटिव ले पाऊंगा। तो इसमें मेन इवेंट है एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, इवेंट का मतलब ये है, अगर मान लो मुझे एक्सप्लोर करने दिया ही ना जाए, तो मैं क्या ही इनिशिएटिव ले लूंगा एक कमरे के अंदर अंदर, एक बंद कमरे के अंदर मैं कितने ही इनिशिएटिव ले लूंगा। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब ऑलमोस्ट बच्चा 6 साल के आसपास आ चुका है। इसमें 7 से 12 लिखा हुआ है, इस वाली किताब में लिखा हुआ है 5 से 12। तो इसको आप 6 से 12 लिखो, क्योंकि चाइल्डहुड एज है, तो ये 6 से 12 लिखो इसके आसपास। ठीक है, अब बच्चा स्कूल में आ गया है। ठीक है, इस स्टेज को नाम दिया गया है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। हिंदी में देखते हैं इस स्टेज का नाम क्या है। हिंदी में इस स्टेज का नाम है परिश्रम बनाम हीनता। अब क्योंकि बच्चा स्कूल में आ गया है, और होगा क्या, जितने भी वो इनिशिएटिव ले, इनिशिएटिव तो लेगा ही, क्योंकि वो उसने सक्सेसफुली स्टेज को पास किया है, उसके अंदर एक पर्पस आ चुका है हर चीज को करने का, तो इनिशिएटिव तो वो लेते रहेगा लगातार। अब वो इनिशिएटिव लेगा इस स्टेज में, होगा क्या, होगा ये, अगर उसने इनिशिएटिव लिया, उसके टीचर्स ने, उसके दोस्तों ने उसको सराहाया, उसको एनकरेज किया, उसको रीइंफोर्स किया, उसके लिए तालियां बजाई, तो वो और भी कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देगा, वो और भी कॉम्पिटेंट बनता चला जाएगा। कॉम्पिटेंट मतलब स्किलफुल, उसमें दक्षता आती चली जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियस, हिंदी में क्या था इसका, परिश्रम, तो वो और भी परिश्रम करता चला जाएगा, जिसे हमने बोला इंडस्ट्रियस बनता चला जाएगा, इंडस्ट्रियस। पर जब जितने भी वो इनिशिएटिव ले, उसको डांट पड़े टीचर से, साथ वाले मजाक उड़ाए, तो उसके अंदर एक हीनता की भावना, वो खुद ही खुद को छोटा फील महसूस करना चालू कर देगा, जिसे हमने बोला इंफीरियोरिटी, जिसे हमने बोला हीनता की भावना। वो खुद से ही कहीं ना कहीं चिढ़ना स्टार्ट कर देगा, उसमें इंफीरियोरिटी आ जाएगी, उसमें हीनता आ जाएगी। वो खुद को उस लेवल, जो जब जो बच्चा खुद को बेस्ट मानता था, वो खुद को बोले यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा बता। तो जब ही तो स्कूल्स में रैगिंग वगैरह बंद करी गई है, या फिर कॉलेज में रैगिंग रैगिंग वगैरह बंद करी गई है। क्यों? क्योंकि हर किसी इनिशिएटिव पे अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करने वाला खड़ा हो, तो भाई जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते, अनटिल अनलेस आपको उनको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं है। समझ गए? जैसे ही हम राइट बैलेंस बनाएंगे, और देखो बिल्कुल मत समझना कि एक बंदे की लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें होंगी। जो हम एज अ इंडिविजुअल आज है ना, वो हर चीज का बैलेंस है। अगर हमने पहली स्टेज में बात करी ना, तो हमने जिंदगी में ट्रस्ट भी देखा है, मिसट्रस्ट भी देखा है। दूसरे में बात करें, ऑटोनॉमी भी देखी है, और शेम एंड डाउट भी देखा है खुद के ऊपर। हमने इनिशिएटिव भी लिए, और खुद पे गिल्ट भी आया है, खुद पे क्या बोलते हैं, खुद को अपराधी भी हमने समझा है कभी कभी। और सेम इसमें अगर हम इंडस्ट्री और इंफीरियर, मेहनती भी हैं और परिश्रम भी करेंगे, और हीनता की भावना भी आएगी, तभी हमारे अंदर जो डेवलप होगा, जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, उसे हमने बोला है, सॉरी, जो हमारे अंदर वर्च्यू, जो हमारा गुण डेवलप होगा, वो होगी कॉम्पिटेंसी। ठीक है, इफ द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस फेलियर, देन ही मे डेवलप मैल अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ नैरो वर्चुओसिटी और मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब आपको बता दो मैं भी। अब देखो, हमने बात करी थी मेल अडेप्टिव की। हमने क्या बात करी मेल अडेप्टिव में, जब किसी चीज में, किसी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, मतलब कोई बंदा जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस हो जाएगा, बात करी थी ना मेल अडेप्टिव में, जिसमें एक बंदे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं
और मैलिग्नेंट क्या थी, जिस बंदे में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं। तो अगर बंदे के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियसनेस हो जाएगी, मतलब वो बहुत ज्यादा परिश्रम मेहनती बन जाएगा, उसके अंदर दिक्कत ये आएगी नैरो वर्चुअसिटी की, मतलब कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस करता हुआ चलता जाएगा, उसको दूसरे इंटरेस्ट, दूसरे एरियाज में हाथ डालने का, उनको ट्राई करने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि आप देखते हो जो जेईई मेन वाले बच्चे होते हैं या फिर नीट वाले बच्चे होते हैं, आप देखते हो कि यार ये 10th 12th तक इतने इंडस्ट्रीज, इतने मेहनती हो जाते हैं, इनकी जो वर्चुअसिटी होती है वो नैरो हो जाती है, मतलब कि इनको जेईई मेन के अलावा इनको टाइम है क्या कहीं हाथ डालने का, किसी और इंटरेस्ट को देखने का? इनको क्या एसएसटी के बारे में कुछ पता होता था? मतलब होता था, पर क्या इनके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता था कि यार कुछ एक्स्ट्रा ही कर पाए? नहीं, उसी का नैरो वर्चुअसिटी। और मैलिग्नेंट टेंडेंसी क्या, जब जिस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए, तो ये है इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब होता है शक्ति ना होना, ऊर्जा ना होना, लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसे बच्चे फिर बहुत ही सुस्त से रहने लगे, उनको पता है यार होना जाना मेरे से कुछ है नहीं, तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। जब इंफीरियोरिटी की भावना बहुत ज्यादा लेवल पे हाई हो जाए, तो इनर्शिया की इसमें एक टेंडेंसी डेवलप होती है। फिर ये सोचते हैं यार हमसे होना जाना कुछ है नहीं, जो हम काम करते हैं उसमें सारा रोकते ही हैं, तो मैं कुछ करूंगा ही। फिर सुस्त से बन जाए। नोबिता एग्जाम्पल। अच्छा ये स्टेज देख ली, ये स्टेज किससे मैच खाती है भाई? ये स्टेज खाती है लिटेंसी एज। लिटेंसी एज आई याद? ठीक है, देखो जितने भी ये वर्चू डेवलप हो रहे हैं ना, चाहे कॉम्पिटेंसी जो हम पढ़ते हैं, चाहे कॉम्पिटेंसी है, पर्पस है, विल पावर है, ये ना एक बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस है ट्रस्ट मिसट्रस्ट का, ऑटोनॉमी शेम एंड डाउट का, इनिशिएटिव गिल्ट का, इंडस्ट्री बस इंफीरियोरिटी का, एक परफेक्ट मैच। पर अब हम देख रहे हैं, अगर जो हमारा सिंटोनिक है, सिंटोनिक क्या पॉजिटिव चीज है, अगर वो बहुत हाई हो जाती है तब दिक्कत मैल एडेप्शन की। और जो हमारा डिस्टोनिक है, जो नेगेटिव चीज है, मिसट्रस्ट है, डाउट है, गिल्ट है, ये जब बहुत नेगेटिव हो जाती है तब मैलिग्नेंट बिहेवियर की दिक्कत। पॉइंट क्लियर? ठीक है, आ जाओ। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन भाई कब आता है आपको पता ही है, अडोलेसेंस में आता है, 13 से 19 साल के आसपास। दूसरी किताब में ये रखा है, ये 13 से 19 साल के आसपास। अब इसमें देखो, जो जेम्स मार्चे की थ्योरी है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति ने इसी जो एक पर्टिकुलर स्टेज है, इसी को ही और आगे एक्सटेंड किया था एक अगले लेवल पर, जो इसी की थ्योरी है पढ़ने वाली। अब देखो, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी होती क्या है ये बताओ, दिखाता हूं। अब आएगा वो असली लाइन जो मैं आपके लिए रुका हुआ था कि इसको हम करेंगे जब हम आगे आ जाएंगे। ये लाइन, ego identity is one of the most important concepts of Erickson's theory. This is the term given to the conscious sense of self that one develops through social interactions. Identity and self concept दोनों ही सेम चीज है। आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट दोनों ही सेम चीज है। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है भाई? सेल्फ कंसेप्ट जब हमें अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, गोल, आइडियाज, अपने ऑब्जेक्टिव्स, जब ये सारी चीजें क्लियर हो, इसे ही तो हम आइडेंटिटी कहते हैं, इसे तो हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब बात हुई इसकी जिस स्टेज में हम चल रहे हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो एरिक्सन साहब ने इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके बताया कि जो भाई आइडेंटिटी है ना और जो सेल्फ कंसेप्ट है, वो दोनों एक ही चीज है। सेल्फ कंसेप्ट क्या है भाई? सेल्फ कंसेप्ट हमारे क्या, हमें जब अपने बारे में जो हमारा खुद का कंसेप्ट है वो क्लियर हो, जब हमें अपने गोल्स, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारी एबिलिटीज, हमारी स्किल्स, हमारा वॉकिंग स्टाइल, हमारी पर्सनैलिटी, हमें जब खुद के बारे में ए टू जेड चीजें क्लियर हो, उसे ही तो हम आइडेंटिटी कहते हैं, उसे ही तो हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है।
बस आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जो आइडेंटिटी है और जो सेल्फ कंसेप्ट है दोनों ही सेम चीज है। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये रहा। अच्छा, हिंदी हमने वो देख लिया था क्या, परिश्रम बनाहीनता, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज डेवलप होती है वो होती है सामर्थ्यता। सामर्थ्यता मतलब स्किल, कॉम्पिटेंस, कि भाई करूंगा मैं कुछ, करूंगा, कॉम्पिटेंस, स्किल। चलो अब अगली स्टेज है भाई अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, संभ्रम, जो भ्रम हो जाता है हमें, ठीक है। देखते हैं, देखो इस स्टेज में, एडोलेसेंस में हमें बहुत दिक्कत होती है। हम हम बेसिकली सोचते हैं इस स्टेज को, बेसिकली जो आपका एरिक्सन साहब है, ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव बिकम, sorry, the goal of this stage is to develop social identity and occupational identity। अब इस बात को समझो ध्यान से, चलो अब ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस जो स्टेज है, ये जो स्टेज है बेसिकली आपकी ये आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, इसमें बेसिकली इसने दो आइडेंटिटी के बारे में बात करी। कौन कौन सी देख पा रहे आप, सोशल आइडेंटिटी और ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी। अगर बच्चे को अपनी सोशल आइडेंटिटी और ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी क्लियर हो गई तो वो इस स्टेज को सक्सेसफुली पास कर देगा। पर अगर उसको अपनी सोशल आइडेंटिटी और ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई तो उसको दिक्कत आने वाली। अब देखते हैं ये है क्या, ठीक है। देखो सोशल आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल हम में से काफी सारे लोग या फिर मैक्सिमम लोग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हमारा जन्म है 1986, 1999, 2000 इसके आसपास है, तो हम 2000 किड्स हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है ना सोशल रूप से, वो कौन सी है, 2000 किड्स, 20s किड्स जिसे हम बोलते हैं। पर अगर हम बात करें हमारे माता पिता की, जो कि और भी पुराने टाइम के 1970 80 के आसपास के होंगे शायद, थोड़ा सा और आगे आ जाए तो 65 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके माता पिता एग्जाम 70 75 1965 75 के आसपास के होंगे। तो उनका दौर अलग है, उनकी सोशल आइडेंटिटी अलग है। क्या वो दौर वापस आ सकता है? नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी टीम है फुटबॉल की, अगर मेरा उस टीम में काम गोलची का है, गोलकीपर का है, तो मेरी उस टीम में जो सोशल आइडेंटिटी है वो है गोलकीपर की। तो इस स्टेज में बच्चा अपनी आइडेंटिटी के लिए जूझता है कि भाई इस सोसाइटी में क्या मेरा सही में अस्तित्व है कि नहीं है, इस सोसाइटी में क्या मेरा सही में अस्तित्व है कि नहीं है, मेरा यहाँ पे रोल क्या है सोसाइटी में। दूसरी आइडेंटिटी है ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी। ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है जो अभी आप हो और आप क्या बनना चाहते हो, आप अभी क्या हो और क्या बनना चाहते हो, वही है ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी। कि उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, ऑक्यूपेशन क्या क्या करना पड़ सकता है, ये है आपकी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी। लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस स्टेज children have become more independent and try to become part of the society by developing their social and occupational identity. If the society provides clear guidance and rites of the passage, then it will help the adolescents in achieving clear role identity. और अगर वो फेल हो जाता है तो उसके अंदर देखो, ध्यान से देखना, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके अंदर एक माल अडेप्टिव टेंडेंसी होगी फैंटिसिज्म की, और मेलिग्नेंट टेंडेंसी होगी रेपुडिएशन की। अगर वो पास हो जाता है तो उसमें जो वर्चू होती है वो होती है फिडेलिटी की। अब इनका मतलब समझते हैं क्या करके, देखो भाई, अगर माल अडेप्टिव बिहेवियर उसमें बढ़ जाए, मतलब कि जो पॉजिटिव चीज है उसमें बहुत बढ़ जाए, मतलब कि उस इसमें पॉजिटिव चीज क्या है, बताओ क्या है भाई इसमें पॉजिटिव चीज। इसमें जो सिंटॉनिक है वो क्या सिंटॉनिक है, सिंटॉनिक इसमें आइडेंटिटी है ना। अगर उसको अपनी आइडेंटिटी
बिल्कुल क्लियर हो जाए, मतलब बहुत ही पॉजिटिव वे में चली जाए, तो उसके अंदर जो टेंडेंसी डेवलप होगी वो होगी फैंटेसिज्म की। इसका मतलब होता है कट्टरता, कट्टरता, अंधाधुन। कहाँ गया इसका मतलब, याद है आपको, दिखा दो, भूल जाइए। Images. अंधाधुनता, धार्मिक हट, क्या With लिखा हुआ है, example. किसी संप्रदाय या विचार को आंख In मूंद कर physics. मानना और उसके लिए अति उत्साह में Ethics. काम करना कट्टरता। तो उसके अंदर ना Videos. कट्टरता आ जाएगी। Civic. बट Paragon. अगर उसको रोल Motion. कंफ्यूजन हो गया, अगर वो इस Deem. स्टेज को ढंग से, मतलब फिर जो चीज है, जो All क्राइसिस आया, उसको filters. ढंग से पास नहीं कर पाया, तो उसमें रोल कंफ्यूजन Tools. जाएगा। अगर वो रोल कंफ्यूजन Safe search. बहुत ही नेगेटिव लेवल तक बढ़ गया, About मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो उसके अंदर 139,000,000 रेप्यूडिएशन की results. भावना आ जाएगी, जिसका मतलब होता 0.36 है seconds. खंडन, अस्वीकरण। वो किसी बात को English मानने के लिए राजी detected. होगा ही नहीं। Hindi. द रिफ्यूजल, रिफ्यूज Virtue. करना, है ना, हर Vacuo. बात का खंडन करेगा वो। Translations of और virtue. अगर वो सक्सेसफुली पास हो गया, Merit. अगर वो सक्सेसफुली पास हो गया, तो वो क्या बन Good. जाएगा, फेथफुल Well-being. बन जाएगा, Goodness. लॉयल बन Well. जाएगा। Virtue. ठीक है, हिंदी Merit. मतलब लिखा दो, मीनिंग इन हिंदी Show यहाँ पे, more. सत्य के प्रति Open in निष्ठा, Google Translate. विश्वस्तता, Feedback. मतलब वफादारी आ जाएगी उसमें। People also ask. समझ गए Feedback. क्या चीज हुई। अच्छा, इसमें एक चीज और है Virtue. इंपॉर्टेंट, Collins अगर वो Dictionary. पॉजिटिवली इसको क्लियर कर गया तो उसमें फिडिलिटी आ जाएगी। अगर नहीं कर पाया तो if they are unable to resolve, they www.collinsdictionary.com develop English Hindi identity 6. diffusion। तो उनके 1. अंदर आइडेंटिटी Virtue डिफ्यूजन is हो thinking जाएगा। and doing what is right and avoiding what is wrong. ऑलमोस्ट सेम जो हमने पढ़ा MNNF2. ना, आइडेंटिटी A कंफ्यूजन, virtue तो is a वही सेम good. चीज है डिफ्यूजन। Virtue / ठीक है, क्लियर बात, तो लिख लेना आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो सकता है Shabdakash.com. इनके अंदर, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। अगर पास करके तो फिडिलिटी, अगर नहीं https://www.shabdakash.com कर पाए तो Virtue. आइडेंटिटी डिफ्यूजन हो सकता है इनके Virtue. अंदर। हिंदी में आओ भाई, Virtue Cambridge Dictionary. हिंदी हो गया, Cambridge Dictionary. इसमें देख लेता हूँ कौन सा एक बार इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसे में हिंदी में What is the कहते हैं translation of कर्तव्य virtue in निष्ठा, Hindi? फिडिलिटी को कर्तव्य BAB.LA. निष्ठा। अब चलो आगे, मेनली इंपॉर्टेंट यही था, बाकी चलो आगे। https://end अगला है BAB.LA भाई, Dictionary अच्छा ये English किस Hindi स्टेज से भाई virtue. मेल खाती है, Virtue, स्टेज तो उसकी वही थी noun. ऑलमोस्ट, Translations. एंड एडोलेसेंस की स्टेज N. से मेल खाती Virtue meaning in है। Hindi देखो भाई, अभी virtue. मैंने जस्ट नोटिस किया है, थोड़ा गलती Edit, से होगी, इसमें गलती लिखा edit of हुआ है ना, easy virtue. मैंने जस्ट अभी नोटिस किया, मैं कह रहा स्टेज इसकी Adjective. 4 कैसे होगी। Edit. तो ये By इनविटेटिव virtue वर्सेस of. गिल्ट वाली जो स्टेज थी ना, ये कहीं ना कहीं फेलिक स्टेज Virtues है, याद meaning करो, in Hindi. ये कहीं ना कहीं फेलिक स्टेज, Shabdakash.com. ये लेटेंसी। और एडोलेसेंस जो वाली स्टेज है वो कहीं ना कहीं जेनिटल है ना, ये है जेनिटल, //www.shabdakash.com Virtue. Virtue. यहाँ पे लिख लेना जेनिटियल, ये Merriam-Webster. कहीं ना कहीं स्टिल जेनिटल वाली है। https://www.merriam-webster.com ना, Dictionary ये मेरे से virtue. गलती होगी, उसके लिए 4 मैंने days ago. ध्यान दिया नहीं 1, था, है ना। 2, ठीक है, 3. ठीक है, फेलिक वाली पूछ Translated लेंगे by Google कि C इनविटेटिव original वर्सेस गिल्ट English. साइकोसेक्सुअल के कौन से स्टेज से मेल खाती है, Related फेलिक स्टेज searches. से मेल खाती है, पूछ लेते हैं सवाल। Virtue meaning in Hindi and ठीक है, examples. अब आ जाओ भाई, इंटीमेसीज वर्सेस लव आइसोलेशन। Virtue अब meaning in ऑलमोस्ट English. बच्चा 20 साल का हो गया, लड़का हो चुका है, Vice 20 meaning in अब Hindi. इस टाइम भाई थोड़ा ब्याह का Virtue मौसम आ meaning जाएगा, in है ना, Hindi in तो physics. भाई प्यार प्यूर के लिए भटके इधर से Virtual उधर। meaning in Hindi. अगर उसको Virtue देखो, meaning in प्यार physics. हमेशा वो वाला प्यार एंगल नहीं होता, प्यार हमें Virtue फ्रेंडशिप में भी antonyms. मिलता है, ठीक है, क्योंकि Fortitude इस meaning टाइम in तक बच्चा Hindi. ऑलमोस्ट अपने घर से तो प्यार उसको मिल ही रहा होता है, वो तो मिलता ही सबको, चाहे भाई बहन हो गए, मम्मी पापा। अब उसको चाहिए भाई जो उसकी फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती है ना, वो हो असली दोस्ती। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो हमारे दोस्त अभी भी हैं हमारे साथ, वो जो वही दोस्त हैं जो हमें 20 साल के बाद ही मिले। स्कूल वाले दोस्त शायद ही कोई बात करता हुआ, किसी किसी के हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग दोस्त वो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं यंग अडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है। इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक इंटीमेट रिलेशन, बहुत ही क्लोज, इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं दूसरे बंदे से, ठीक है। अगर इसको फेल करते हैं, मतलब एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाते, या फिर हमें कोई धोखा दे गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो फिर उस टाइम में हम बहुत ही लोन फील करते हैं, लोनलीनेस, अकेला फील करते हैं, जिसे बोला गया है आइसोलेशन, जिसे बोला गया है आइसोलेशन। अगर हम इसको ढंग से पास कर लेते हैं तो जो वर्चू डेवलप होगा वो होगा लव का, ठीक है।
जो डेवलप होगा वो होगा लव का। क्लियर है पॉइंट? इसमें बस ये चीज याद करने की थी। और ये रहा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यंग एडल्टहुड, लव। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब भाई शादी भी होगी, 34 तक शादी भी हो जाएगी सबकी। अब वो बंदा सोचेगा कि क्यों ना मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन में ध्यान दूं, क्यों ना अपनी फ्यूचर जनरेशन में ध्यान दूंगा। वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहेगा, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, तो इसी को हमने बोला जनरेटिविटी। अगर वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा लेता है 2-4 बच्चे करके, तो भाई सक्सेसफुली पास हो जाएगी। और स्टैग्नेशन, इफ एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू डू प्रोडक्टिव वर्क एंड सोसाइटी, इट विल लीड टू स्टैग्नेशन एंड सेल्फ इंटेलिजेंस। तो इसमें जनरेटिविटी में एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है दोनों चीज का। देखो, जनरेशन बढ़ानी है तो बच्चे कर लेगा, बट अगर उसको सोसाइटी के रूप से भी अच्छा काम करना है, जनरेटिविटी तब भी आ जाएगी तब आप कुछ एक ऐसा मिसालकारी काम कर जाओ कि जनरेशन जनरेशन आपको याद रखे, तो प्रोडक्टिव वर्क भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों बच्चे कर लो या फिर एक सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव ऐसा काम करो जिसमें आपको थ्रू आउट जनरेशन आपको याद रखा जाए। ठीक है, दोनों में से एक भी काम कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते तो बस स्टैग्नेशन आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कहाँ गया, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये तो वही था आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर इसमें हम सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो स्नेह डेवलप होता है, लिखा हुआ है। फिर है जनात्मक बनाम स्थिरता। ठीक है, इसमें कहाँ गया वो, जिसे इरेक्शन है देखभाल। अगर हम इसको सक्सेसफुली पास कर लेते हैं तो इसमें जो वर्चू डेवलप होता है वो होता है केयर का, केयर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रंस। अब लास्ट आता है भाई ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। हिंदी में देखते हैं इसे क्या कहते हैं, इसी में कहते हैं अहम संपूर्णता बनाम निराशा। अब क्योंकि हम 65 ईयर्स के आसपास के हो चुके हैं भाई, बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारा काम क्या है, ना हम काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। अब हमारा तो काम ये है कि भाई मैं मेरी जिंदगी में क्या हुआ उसको सोच सकता हूं मैं, तो बस सिंपल सी बात है। हम अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं, यार मैं पैदा ऐसा हुआ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर उसको सोच के, उसको रिव्यू करके आपको एक हैप्पी एक्सपीरियंस मिला, आपको एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिला, तब तो आप इंटीग्रिटी आपके अंदर हो जाएगी, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी आएगी, संपूर्णता की भावना आएगी। आप सोचोगे हाँ यार मेरा जिंदगी का जो असली एम था वो मैंने कंप्लीट किया, मतलब एक संपूर्ण फील करोगे, पूरा एक कंप्लीट तरीके से आप खुद को फील करोगे, संपूर्ण फील करोगे। पर अगर उसको सोच के आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आई, अनकम्प्लीट गोल्स, जो गोल्स हैं जो आप पूरा करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, होपलेसनेस की फीलिंग आई, तो आपको डिस्पेयर होगा, मतलब कि आपको भयंकर वाली निराशा होगी, दुख होगा। इससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। ठीक है, अगर इससे आप सक्सेसफुल निकल जाते हो तो आपके एक विजडम आएगा। विजडम का मतलब क्या होता है भाई, विजडम का मतलब होता है आपका, कहां गया, परिपक्वता, परिपक्वता, है ना। पर विजडम का मतलब तो यार शायद परिपक्वता ही है, तो विजडम मिल जाएगी आपको। तो ये था भाई हमारा कंप्लीट, और ये देख लो आप मैच्योरिटी। ठीक है, अब ये रहा, इसमें नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। चलो भाई, खत्म हो चुका है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बच चुकी है, मैल एडेप्शन एंड मेलिजेंसीज, जो हमने छोड़ दी थी। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आप देख सकते हो भाई। स्टार्टिंग में तो मदर के साथ रहेगा, फिर थोड़ा सा उसका जो एरिया है, उसका जो स्कोप है बढ़ेगा, पेरेंट्स आ जाएगा। फिर प्री स्कूल में आ जाएगी फैमिली, स्कूल में तो उसके नेबरहुड और स्कूल फ्रेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, एडोलेसेंस में उसका पीयर ग्रुप आ जाएगा, रोल मॉडल्स आ जाएंगे। फिर पार्टनर्स, फ्रेंड्स आ जाएंगे यंग एडल्टहुड में। फिर हाउस होल्ड और वर्कमेट्स आ जाएंगे, ये हमें सोसाइटल रूप से काम करेंगे तो वर्कमेट्स आ जाएंगे। और अगर बच्चों जो मतलब बच्चे पैदा करके सोचेंगे, जनरेटिविटी के सोचेंगे, तो हाउस होल्ड आ जाएगा। ठीक है, और
उसके बाद आ जाएगा माई काइंड, मतलब जब मैन काइंड, जब हम खुद के बारे में सोचे या फिर मैन काइंड के बारे में सोचे, वो सब आ जाएगा इंटीग्रेटिव और डिसअपियर। बाकी आपने सारे कर लिया। ये कुछ इसके ना क्या बोलते हैं इवेंट्स है। तो हमने बोला कि नहीं छोड़ो, ये छोड़ दो। अच्छा ये देखो, मैल एडेप्शंस एंड मेलिजेंसीज क्या आएंगी। स्टार्टिंग के तो हमने कर ही लिए थे, स्टार्टिंग के तो हमने कर ही लिए थे। इंपल्सिव कंपल्शन, अच्छा रूथलेस, ये देखो स्टार्टिंग वाला दे रखा है मैल एडेप्शन और दूसरे वाला है मेलिजेंसी। स्टार्टिंग में ट्रस्ट में मिसट्रस्ट, जो कि सिंटोनिक और डिस्टोनिक है, ये सिंटोनिक है, डिस्टोनिक है। अगर इन दोनों का अच्छा बैलेंस रहा तो हम सक्सेसफुली इस स्टेज को पास कर जाएंगे, जो कि वर्चू डेवलप होगा, होप या फेथ। बट अगर पॉजिटिव चीज बहुत ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, मैलएडेप्शन। और अगर नेगेटिव चीज मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा होगी तो हो जाएगी मेलिजेंसी। अगर ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया तो उसको कहीं ना कहीं सेंसरी डिस्टॉर्शन, ये मुझे देखो इसका सही में मतलब समझ नहीं आया क्यों है, बट आप इसको याद कर लो, देखो ठीक है। और ये कहीं भी इतने एक्सप्लेन मैंने में कहीं दिया भी नहीं हुआ है, क्लियर। मिसट्रस्ट का समझ आ गया, विड्रॉवल। अगर उसके अंदर मिसट्रस्ट की भावना, अगर उसको किसी पे विश्वास नहीं हुआ तो उसके अंदर जो मेलिजेंसी डेवलप होगी वो होगी विड्रॉवल। मतलब कि फिर वो आज के बाद ना किसी पे विश्वास नहीं करेगा, वो तो विड्रॉ कर लेगा अपने आप को, ठीक है। इंपल्सिविटी और कंपल्शन में देख लिया था। अच्छा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अगर उसमें इनिशिएटिव बहुत ज्यादा हो गया, सिंटोनिक चीज, पॉजिटिव चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसके अंदर डेवलप होगी रूथलेसनेस। और अगर गिल्ट उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया तो होगी इनहिबिशन डेवलप, ठीक है। अच्छा, मेल एडेप्टिव बिहेवियर क्या है, रूथलेसनेस। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव की पावर, इनिशिएटिव मतलब बहुत लेवल में बढ़ गया, तो आप देखोगे कि कहीं ना फिर उसको कुछ दिखाई देगा नहीं, फिर उसको अपना बस इनिशिएटिव दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो क्रूर बन जाएगा। तो रूथलेसनेस यही है, फिर उसके अंदर बाकियों के लिए कोई सद्भावना नहीं होगी, उसको तो बस दिखेगा मुझे मेरा काम करना है उसके लिए, जिसकी वजह से वो क्रूर बन जाएगा। अगर उसके अंदर गिल्ट की भावना, डिस्टॉनिक जो चीज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हो जाएगी इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब जो कि बहुत ही शाय नेचर के होते हैं लोग, बहुत ही शाय नेचर के, वो हो जाएंगे इनहिबिशन। जो ज्यादा अपने आपको दूसरों से कांटेक्ट में ही लाते हैं, वो हो जाएगी इनके अंदर। नैरो वर्चुसिटी और इनर्शिया के बारे में बात कर चुके हैं, फैंटेसिज्म और रेपुटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, अब याद हो इंटीमेसी और आइसोलेशन, अगर उसमें सिंटोनिक चीज जो कि इंटीमेसी है, पॉजिटिव चीज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा, तो इंटीमेसी है, याद रखो क्या आ जाएगी, प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी इसका मतलब ऐसा बंदा जिसके काफी सारे सेक्सुअल रिलेशंस होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीमेसी बढ़ चुकी है, तो ऐसा बंदा जिसके काफी सारे आसपास इधर उधर चक्कर चल रहे होंगे। आइसोलेशन, जब आइसोलेशन बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, एक्सक्लूसिविटी। ऐसे लोग जो अपने आप को दूसरों से कांटेक्ट में लाएंगे ही नहीं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव रहेंगे, अकेले। भाई प्यार प्रेम में धोखा दे दिया, अब नहीं, अब तो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, आईएएस बनूंगा और करूंगा काम। एक्सक्लूसिविटी, पॉइंट क्लियर। आगे, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरेटिव स्टैग्नेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, इसको लिख लेना यहाँ पे स्टैग्नेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना स्टैग्नेशन। अच्छा अब देखो, अब आ चुके हम जनरेटिविटी में। जनरेटिव में क्या करेगा बच्चा, बंदा क्या करेगा भाई, अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा। कैसे? या तो एक अच्छा काम करके जिसकी वजह से दुनिया आगे आने वाली जनरेशन उसका नाम याद रखे, दूसरा बच्चे पैदा करके। अब ओवर एक्सटेंशन क्या है, जब जनरेटिविटी की भावना उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो मैल एडेप्शन आ जाएगा, और मैल एडेप्शन आ गया इसका मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर देगा। इन द केस 10 15 20 25 30, जैसे एक ऐसी भावना हमारे भूटान के एक गांव में, फिर नेपाल के भी एक गांव में शायद, या फिर इंडिया के गांव में है, जिसमें
आपने देखा भी होगा उसमें एक परिवार में पता नहीं उसके 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे, कितने बच्चे हैं, और वो सारे एक साथ रहते हैं। नेपाल में या फिर बिहार में, मुझे इसका आइडिया नहीं है करेक्ट, या फिर सिक्किम में। शायद आपने उस पे एक हिस्ट्री टीवी 18 पे वो आता था, ओ एम जी ये मेरा इंडिया, उसमें दिखाया था ये एपिसोड। तो उसमें ये भावना इतनी बढ़ गई तो ओवर एक्सटेंशन में पहुंच गया। साथ में क्या था, स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन हिंदी में क्या था भाई, स्टेग्नेशन का भूल गया, स्टेग्नेशन का क्या था हिंदी में, ठहराव। उसमें ठहराव की भावना ला देगी रिजेक्टिविटी। रिजेक्टिविटी मतलब जब हम खुद को, आपको ये मतलब दिखा दूं, दिखाया था उनको, जब हम ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए ना किसी भी काम में, लिखा हुआ ना, लैक ऑफ लेथार्जी एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म एंड इन्वॉल्वमेंट, जब हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाए ना, हमें पता लग गया ले भाई हमारी लाइफ में ठहराव आ गया, तो बस चलते रहना, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकारी नौकर तो क्या, देखो जो हमारे माँ बाप है ना कहीं वो एक स्टेग्नेशन वाली चीज में है ना, क्योंकि उनके लिए बस दो ही काम है भाई, एक तो सुबह और शाम की रोटी ढंग से खा लें हम और हमारे बच्चे, और दूसरा काम बस हमारे बच्चे पढ़ लें। तो उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी आज तक वो सारी आपके ऊपर ही की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मतलब, क्या बताऊं, जो उन्होंने काम किया वो तो अलग ही हम सबके लिए है ना। अगला आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें जो अगर इंटीग्रिटी बहुत बढ़ गई, अगर भाई खुद की जिंदगी के बारे में सोच के रिव्यू करके बहुत ही अलग ख्याल आएगी, ले भाई क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, ये जिंदगी है, जिंदगी होनी तो ऐसी हो, तो फिर उसमें आएगा प्रिजम्पशन। बट अगर डिसअपेयर आया, दुख आया, तो डिस्पेयर ही इसका सेम है, डिस्पेयर मतलब दुख आएगा। प्रिजम देखो भाई, प्रिजम्पशन के ना काफी सारे मतलब हैं, बट जो सबसे मोस्ट करेक्ट इसका मीनिंग बैठ रहा है ना प्रिजम्पशन का, वो बैठ रहा है ये वाला, जो लास्ट के दो हैं, ये साहस और दृढ़ता। अगर आपको लगा ना कि भाई आपकी जिंदगी क्या मस्त बीती, तो आपके अंदर साहस और दृढ़ता, परसिवियरेंस, परसिस्टेंस, फर्मनेस, इन सब की भावना आएगी। और अगर भाई लगा कि ले चल ये तो ऐसी बीत गई, तो डिसअपेयर की भावना आएगी, मतलब दुख होता है। डिसअपेयर मतलब दुख। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बस इसमें एक लास्ट चीज हो रहेगी, थोड़ा सा और टाइम दो मेरे को। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल लिखनी हो वो लिख सकते हैं। अब एक जरा साइड में लिखो, हेडिंग साइड में डालो, मैं आपको कहाँ एक मिनट जगह देख लूँ कहीं खाली। यहाँ जगह खाली है बस। अब हमने याद करो इवेंट्स कर रहे थे, इवेंट्स कर रहे थे। अब इवेंट जैसे आपने टेबल बनाया उसके साइड में डाल दो इवेंट्स में क्या है। इवेंट्स देखो भाई, स्टार्टिंग में तो फीडिंग है, अगर माँ फीडिंग कराएगी तो अपनी। दूसरा है भाई टॉयलेट या फिर पॉटी ट्रेनिंग, लिख लो पॉटी ट्रेनिंग। अगला क्या था, एक्सप्लोरेशन। अगर हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा तभी तो हम कोई इनिशिएटिव लेंगे। इंडस्ट्रीज कहाँ बनेंगे हम, स्कूल में, तो ये है स्कूल। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये है सोशल रिलेशनशिप, लिख लेना सोशल रिलेशनशिप। इंटीमेसी में भाई क्या, रिलेशनशिप, लिख लो रिलेशनशिप। इसमें कहा गया, मिडिल अडल्टहुड में वर्कमेट्स है, तो यहाँ पे वर्क एंड पेरेंटहुड, वर्क एंड पेरेंटहुड। आई होप आप सारे कनेक्ट कर पा रहे हो क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं इसमें। आसान चीजें बहुत ज्यादा, आप आराम से टिक कराओगे, याद करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। ठीक है, बहुत आसान चीज है। क्लियर, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ये कर दिया मैंने ऐसे। फीडिंग, पॉटी ट्रेनिंग, एक्सप्लोरेशन, स्कूल, सोशल रिलेशनशिप, और उसके बाद इंटीमेसी में है भाई आपका रिलेशनशिप, जनरेटिविटी में है वर्क एंड पेरेंटहुड, और लास्ट में रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। राइटिंग गलत है तो उसके लिए माफ करना। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा भाई, आपका क्या नाम था इसका, एरिक एरिक्सन साहब कंप्लीट। अब हम चलते हैं जेम्स मार्शल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब ना हमारा जो ये एरिक एरिक्सन साहब है पूरा कंप्लीट हो चुका है।
अभी भी मैंने बताया था जो इसकी एडोलेसेंस वाली स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, उसको एक्सपेंड किया गया और उसमें हमारे पास काफी सारी नई टर्म्स देखने को मिली जो कि पीवाईक्यू में आई हुई है। अब करते हैं हमको पता। देखो, जब ये बात आई ना आइडेंटिटी वाली, रोल कंफ्यूजन वाली, तो एरिक एरिक्सन साहब ने ना एक टर्म को उजागर किया, जो टर्म थी आइडेंटिटी क्राइसिस। तो सवाल पूछ लेंगे, जो ये टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस, ये किसने उजागर करी, किसने कॉइन करी, किसने दी? तो ये जो टर्म है ये दी एरिक एरिक्सन साहब ने। क्या लिखा हुआ है? एन आइडेंटिटी क्राइसिस इज अ टर्म in an epigenetic and social psychological theory। epigenetic और social psychological theory किसकी थी? एरिक एरिक्सन साहब की। in which an individual loses a sense of personal sameness and historical continuity। मतलब कि वो historical continuity कौन सी भाई? उसके बचपन की चीजें। आप जब तक हम एडोलेसेंस में नहीं घुसते, हम बचपन में होते उससे पहले, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारा फिलहाल क्या रोल है और बचपन हमारा क्या रोल था। तो हिस्टोरिकल वो, ठीक है। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, एन आइडेंटिटी क्राइसिस इज अ टर्म ऑफ इंटेंसिव एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बस एक चीज याद रखने की जरूरत है यहाँ पे कि आइडेंटिटी क्राइसिस दी किसने थी भाई? एरिक एरिक्सन ने। वही सवाल आएगा पेपर में। चलो अब हम इसने, क्योंकि हम इसमें चल रहे हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में, तो इसने बहुत ही एक खास बात करी आइडेंटिटी के बारे में। इन्होंने बोला कि जो आइडेंटिटी है ना, वो हमारी एक मतलब आइडेंटिटी को हम ये नहीं बोल दे कि बस ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को इसने बोला कोहेरेंट आइडेंटिटी। क्या बोला? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब जानते क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कोहेरेंट आइडेंटिटी। कोहेरेंट आइडेंटिटी का मतलब क्या बोला? जनरली एडोलेसेंस में आएगी, है ना। इन्होंने बोला कि भाई कोहेरेंट जुड़ी हुई है किससे? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, प्रेजेंट चेंजेस से और फ्यूचर आने वाली एक्सपेक्टेशंस। ये सारी तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं और यही हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है। कैसे कर रही है? अगर मैं आज बोल दूं, या फिर कोई भी ऐसा हंसता खेलता बच्चा जो कि शैतानी कर रहा है, वो आज बोल दे कि भाई मुझे आईएएस बनना है, उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या? आईएएस बनने की। तो क्या उसकी आइडेंटिटी में चेंज आएगा ही नहीं आएगा? बताओ, अगर वो सीरियस है, आएगा। तो उन्होंने बोला कि हमें अपनी आइडेंटिटी को एक कोहेरेंट आइडेंटिटी के रूप में देखना चाहिए। क्या क्या है उसके अंदर? देखते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ऑन गोइंग पर्सनल चेंजेस हैं, सोसाइटी डिमांड है मतलब जो प्रेजेंट की चेंजेस हैं, और फ्यूचर की हमारी एक्सपेक्टेशंस। पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। एरिक एरिक्सन साहब का एम ही ये था। एरिक एरिक्सन आइडेंटिफाइड द गोल ऑफ एडोलेसेंस। क्या भाई गोल क्या है? अचीविंग अ कोहेरेंट आइडेंटिटी एंड अवॉइडिंग आइडेंटिटी कंफ्यूजन। की हमें एक कोहेरेंट आइडेंटिटी को अचीव करना है और जितनी भी आइडेंटिटी कंफ्यूजन है या फिर आइडेंटिटी डिफ्यूजन है उनको इग्नोर करना, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आइडेंटिटी इज अ मल्टी, लिख लो इसको, लिख लो। जो मैं मार्क कर रहा हूं इसमें अलग से, ये आप लिख लो प्लीज। आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे, जब आप पढ़ रहे हो ना इस वीडियो से फिगर आउट नहीं कर पाओगे, तो आप इसको नोट्स में लिख लो प्लीज। Identity is a multi-dimensional and may include physical and sexual identity, occupational goals, religious beliefs, and ethnic background. Almost same definition like social concept. But आप इसको लिख लो, ये सारी चीज लिख लो जो मैंने मार्क कर रही है, ठीक है। ये ऊपर भी लिख लेना, कोहेरेंट आइडेंटिटी भी लिख लेना, ठीक है। ये देख लिया कि जो एरिक एरिक्सन साहब ने बोला था कि जो जो टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस, किसने दी थी भाई? एरिक एरिक्सन साहब ने। अच्छा, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है या फिर मैंने मान ली अडल्टहुड जो है, सॉरी एडोलेसेंस है, वो एक इंटेंसिव स्टेज है किसकी? एनालिसिस की और एक्सप्लोरेशन की ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लुकिंग एट वनसेल्फ। इस डेफिनेशन को आप लिख लो, ये पेपर में तो नहीं आएगी बट आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराएगी कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस है
ये भाई खुद के पर्सपेक्टिव, खुद हम कैसे खुद को देखते हैं उसका एनालिसिस है, उसका एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, यहां से जेम्स मार्शिया स्टार्ट है। अब क्या लिखा हुआ, इन एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट द emergence of identity crisis occurs during the teenage years in which people struggle between feelings of identity versus role confusion. Researchers James Marcia has expanded upon the Erickson's initial theory. तो पूछ लेंगे, ये भी पूछ लेंगे कि जो जेम्स मार्शिया की आइडेंटिटी स्टेटस की थ्योरी है वो किस थ्योरी पे बनी है, वो बनी है एरिक्सन साहब की थ्योरी पे। James Marcia argued that the identity could be viewed as a structure of beliefs, abilities, and past experience regarding the self. कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला कि भाई आइडेंटिटी कुछ नहीं है। जेम्स मार्शिया के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी भाई वो चीज है जिसमें हमें अपने बिलीव्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान रखते हुए जब हम प्रेजेंट में काम करते हैं, यही आइडेंटिटी ने बताई, यही आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आप बस इसकी ये लाइन लिख लो स्टार्टिंग में। ठीक है, चलते हैं अब आगे। मार्शियाज आइडेंटिटी स्टेटस देखते क्या। जेम्स मार्शिया रिफाइंड एंड एक्सटेंडेड एरिक्सन्स वर्क ऑन आइडेंटिटी। इन मार्शियाज मॉडल आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स द अडॉप्शन ऑफ, इन्होंने 2-3 चीजें और शामिल करी कि भाई आइडेंटिटी के अंदर मैं 3 चीजों को और इंक्लूड करूंगी। किन किन चीजों को? सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसी है ये भी आपकी आइडेंटिटी को हिंडर करता है, चेंज करता है। अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स, आपके वैल्यूज और आइडियाज क्या हैं, आपके आइडियल्स क्या हैं, आप किसको फॉलो करते हो। और वोकेशनल डायरेक्शन, आपकी ऑक्यूपेशनल, जो कि उसने बात करी, किसने बात करी, एरिक्सन साहब ने बात करी, ये आपकी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी क्या है, आपकी वोकेशनल डायरेक्शन क्या, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो मार्शिया है ना, उसने इसी की थोड़ी सी स्टेज प्रोग्रेशन थी, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, उसमें स्टेजेस दे दी। इसने ऐसा किया थ्रू जो इसने स्टेजेस दी, इसको हम आगे पढ़ने वाले, कौन सी स्टेजेस थी। The use of semi-structured interview, an individual could be assigned an identity status on the basis of evidence of crisis and commitment in the domains of occupation, religion and politics। कि भाई एक क्या बोलते हैं, इंटरव्यू के थ्रू हम बता सकते हैं कि बंदा, उस बंदे के पास, वो बंदा कौन सा आइडेंटिटी स्टेटस होल्ड करता है, कौन सा आइडेंटिटी स्टेटस होल्ड करता है, वो हम बता सकते हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या स्टेटस थे। ये रहा। तो बेसिकली इंटरव्यू में जो मार्शिया ने कंडक्ट कराया उसमें 2 सवाल पूछे कि भाई उनकी अपने ऑक्यूपेशन और अपने आइडियोलॉजी से कैसी कमिटमेंट है, कैसी कमिटमेंट है, मतलब वो कितने कमिटेड हैं, कितने एनकरेज्ड हैं अपनी ऑक्यूपेशन को लेके, आने वाले ऑक्यूपेशन को लेके, अपने आने वाली आइडियोलॉजी, उनके आइडियोलॉजी को लेके। आइडियोलॉजी मतलब सिंपली आपकी आइडियोलॉजी को मैं बताना चाहूंगा, रुको, विचारधारा, अभी मैंने चेक किया, मैं भूल गया। दूसरा क्या था, क्या आपने अभी प्रेजेंटली कोई भी डिसीजन मेकिंग पीरियड या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस जस्ट अभी एक्सपीरियंस किया है। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। पहला सवाल कि भाई कमिटमेंट क्या है अपनी ऑक्यूपेशन के साथ और आपकी विचारधारा क्या है। दूसरा, क्या आपने जस्ट अभी अभी आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया है। इन्हीं को देखते हुए मार्शिया ने 4 स्टेटस दिए, स्टेजेस नहीं, स्टेटस, 4 आइडेंटिटी स्टेटस दिए। आइडेंटिटी स्टेटस शुड नॉट बी व्यूड एज सब स्टेजेस इन अ सीक्वेंशियल और लीनियर प्रोसेस। ये जो 4 स्टेटस हैं, ये स्टेज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 क्लोजर पढ़ा रहा हूं, सेकंड डिफ्यूजन पढ़ा रहा हूं, नहीं, ये कोई स्टेज नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये तो बस नाम है, स्टेटस है। अमीर गरीब एक स्टेटस है, समझ रहे हो, तो एक स्टेटस टाइप में है। तो इनमें कोई भी लीनियर प्रोसेस नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं है, और ना ही कोई सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ये तो बस स्टेटस है बताने के लिए। ध्यान से सुनना, अब पेपर में आ रखा है, जो मैंने लिखने को बोले लिख लिया आपने, ठीक है, ये लाइन मार्क कर लेना। पहला आइडेंटिटी स्टेटस है फोर क्लोजर। ध्यान से सुनना, बात किसी करी है, बात 2 सवाल पूछे गए हैं, एक कमिटमेंट को लेकर, दूसरा
क्या आपने जस्ट अभी कोई आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया? इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं के आंसर्स को देखते हुए इसने 4 स्टेटस बना दिए। These peoples, कहाँ गया स्क्रीन, कहाँ गई चली गई? These peoples have made commitments to an occupational future but have not experienced an identity crisis. They have conformed to the expectations of others concerning their future. For example, an individual may have allowed a parent to decide what career will they pursue. These individuals have not explored a range of options. ध्यान से सुनना। Foreclosure, ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी ऑक्यूपेशनल फ्यूचर की तो कमिटमेंट बना ली है, दे हैव मेड कमिटमेंट्स टू ऑक्यूपेशनल फ्यूचर कि भाई हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, कुछ भी बना लिए, बट अभी भी कोई आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस नहीं किया। क्या हुआ? अपनी ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट बना ली है फ्यूचर में क्या करने वाले, बट अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस नहीं किया। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, दे हैव कंफर्म टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर कंसर्निंग देयर फ्यूचर। आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने अपने घर वालों की, अपने दोस्त की, आसपास की, समाज की बात मान ली। भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है? ट्रेंड में चल रहा है डॉक्टर बनेंगे, सोचने का टाइम ही नहीं मिला, तो आइडेंटिटी क्राइसिस होगा कैसे? हो ही नहीं सकता। ट्रेंड दिख रहा है भाई, इंजीनियर्स अंधा पैसा कमा रहे हैं, इंजीनियर बनेंगे, दूसरा ऑप्शन तो मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं, है ना? दूसरा ऑप्शन तो मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं, तो मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस होगा ही क्यों? क्योंकि मुझे रोल कंफ्यूजन नहीं है कोई, मुझे पता लग गया मेरा फ्यूचर में आगे ये काम है। ठीक है, तो इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल यही है कि जब हम किसी अपने पेरेंट्स की या फिर अपने दोस्त की, अपने टीचर्स की कही कही बात मान लेते हैं कि आप ये कर लो, तो हम वो कर लेते हैं। तो कोई रोल कंफ्यूजन नहीं, कोई आइडेंटिटी कंफ्यूजन नहीं, और ना ही कोई आइडेंटिटी क्राइसिस। समझ गए? ये लाइन इसमें लिख लो, यहां तक, यहां तक। अगला, डिफ्यूजन। द यंग पीपल हैज नॉट मेड अ कमिटमेंट। डिफ्यूजन वाले लोग क्या? इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं करी होती है, मे और मे नॉट हैव एक्सपीरियंस इन आइडेंटिटी क्राइसिस। इन्होंने ना ही कोई कमिटमेंट करी है और ना ही इनको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है। He or she appears to have given up any attempt to make the commitments needing for developing a clear sense of identity as Marcia defines. जो डिफ्यूजन वाले लोग हैं ना, इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। अगर इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं करी तो आइडेंटिटी क्राइसिस इनको वैसे भी नहीं आया होगा। कमिटमेंट ही नहीं करी तो क्राइसिस तो इनको वैसे भी नहीं आया होगा, कोई टेंशन नहीं है इनको तो। और क्या लिखा हुआ है? ही और शी हैव गिवन अप, इन्होंने तो भाई छोड़ दिया है। कमिटमेंट में जाए भाड़ में, अपनी जिंदगी चलने दो मस्त, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इससे आप रिलेट कर पाओगे। हर क्लास में एक ऐसा बच्चा या फिर 2-3 बच्चे ऐसे होते थे जिनको पढ़ाई को टेंशन नहीं है। उनसे पूछे यार कर लें कुछ भी, अपने मस्त है, क्या दिक्कत आ रही है? वो चीज। नेक्स्ट, मोराटोरियम। Individuals in moratoriums are actively exploring alternative commitments but have not yet made a decision. They are experiencing an identity crisis but appear to be more moving forward towards identity formation, making commitments। ये पूरी लाइन मार्क करो। ऐसे लोग भाई, इन्होंने कमिटमेंट, फॉर एग्जांपल मोस्ट, जिसमें से हम ज्यादातर हम आ जाएंगे, ज्यादातर जिसमें से हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि जब हम उस अपने टाइम पे थे, हमारे दिमाग में टेंशन थी यार, क्या करें, क्या बने, इतने सारे ऑप्शन खुले हुए थे। और हम हर अपने 10th में या फिर 11th में अपने भैया दीदी से जाके पूछ रहे हैं, भैया 12th के बाद मैं आर्ट्स के बाद क्या कर लूं, साइंस के बाद क्या कर लूं, कॉमर्स के बाद मुझे कौन कौन से स्ट्रीम कौन कौन सा कोर्स मिल जाएगा, मैं क्या बन जाऊंगा। तो हम उस टाइम अल्टरनेटिव कमिटमेंट ढूंढ रहे थे, बट उस टाइम कोई डिसीजन बनाया नहीं था, बस ढूंढ रहे थे हम भाई, इसमें बस देखते फिर रहे थे भाई कौन सा सामान अच्छा है, डिसीजन कोई नहीं बनाया। अब दे आर एक्सपीरियंसिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस। मैंने बताया, अगर आप किसी चीज में उलझे हुए हो तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो आनी है।
बट अपीयर टू बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मेकिंग कमिटमेंट्स। तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करते हो? आपके पास ऑप्शन, आप फोन लेने जा रहे हो, आपके सामने आ गया क्राइसिस, क्या भाई ये लूं ये लूं ये लूं, उसको सॉल्व कैसे करते हो? एक फोन लेके। तो वैसे ही आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? कमिटमेंट करके, सिंपल सी बात। लाइन लिख लेना, पूरी इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट, the individuals have experienced an identity crisis and has made commitments necessary for building a sense of identity as described above। इसको जरूर नीचे कर देता हूं here। अब अचीवमेंट हो चुकी है भाई। जो मोराटोरियम में बच्चे इधर उधर भटकते फिर रहे थे, कमिटमेंट को देखते, भाई कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन सी जॉब मेरे लिए अच्छी रहेगी, अब उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस देखो इसमें लिखा हुआ है हैज एक्सपीरियंस्ड, मतलब कर चुके हैं। अब उनका काम खत्म हो चुका। कब हुआ? जब उन्होंने एक कमिटमेंट बना लिया। काम खत्म हो गया जब उन्होंने कमिटमेंट बना लिया। ठीक है, तो अचीवमेंट है लास्ट चीज जो कि एट द एंड मेरे को हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा स्टार्टिंग में था आपका फोरक्लोजर, जो कि जो जेबीटी या फिर जो कि ये है डाइट वगैरह जो भी है, वो घर वालों ने जबरदस्ती फॉर्म भरवाया था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो मेरे उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल, मेरे आइडेंटिटी क्राइसिस तो उस टाइम पे हो रही थी, मेरे को तो हो रही थी, इस पर इसको लेके नहीं और किसी चीज को लेके। ठीक है, तो इसके मामले में मेरे पास कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं थी, कमिटमेंट मेरे घर वालों ने कर दी थी, तो मैं मस्त चल रहा था। ठीक है, बस खत्म। मेरे लिए तो मेरे केस में ये था, बाकी आप अपने केस में देखो। बाकी ये देख लिया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन देख लिया, वोकेशनल डायरेक्शन देख लिया, योगा। ठीक है भाई, अब हम बन चुके हैं डॉन। क्या बन चुके हैं? अब हम डॉन। अब हमारे सामने सवाल ले आओ तुम एरिक एरिक्सन का, या फिर सवाल ले आओ हमारे सामने जेम्स मार्चिया का, सारे उड़ा के चलेंगे, सारे उड़ा के चलेंगे। अब देखो भाई, हिंदी वाले प्लीज इसको यार इंग्लिश में ही याद कर लो, मैंने समझा दिया है, प्लीज इसको इंग्लिश में ही याद कर लो, इसका और कोई बाईपास नहीं है, क्योंकि ये कोई फेमस थ्योरी नहीं है। तो आपको इसके जो ये क्या बोलते फोरक्लोजर, आप हर बार गूगल में ट्रांसलेट करेगा तो अलग मीनिंग आएगा। मैंने आपको मतलब समझा दिया, प्लीज इसको कैसे ना कैसे याद कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपना काम नहीं बचा रहा, अगर काम बचाना होता मुझे तो मैं इतनी सारी पीडीएफ लाता नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई इसको प्लीज इसको इंग्लिश में याद करो, इसका और कोई बाईपास नहीं। देखो हिंदी में अवेलेबल हो, मैं हिंदी में वो करवाया है अवेलेबल। ठीक है, तो प्लीज भाई इसको हिंदी में इंग्लिश में याद करो। ठीक है, अब भाई हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन आएगा, उड़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, एरिक एरिक्सन, सॉरी भाई एक चीज और रहेगी, जब हमने याद करो फ्लूइड की थ्योरी करी थी, उसमें एक छोटी चीज रहेगी, स्टेज आपको याद होगी। एक बार वो वाला पेज खोल लो जहां पे स्टेज लिखी, वाला पेज खोल लो एक बार। फ्लूइड बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस, ये छोड़ दो, इन विच द प्लेजर सीकिंग एनर्जीज ऑफ इद, समझ लिया था पूरा क्या है, बिकम फोकस ऑन अ सर्टेन एरोजीनस एरियाज, एंड एरोजीनस एरियाज इज characterized as an area of the body that is particularly sensitive to stimulation, जिसमें जिसमें स्टिमुलेशन होती है, जिसमें स्टिमुलेशन होती है, लाइक स्टिमुलेशन आपको पता ही है, थोड़ा सा मतलब एक सेटिस्फेक्शन की, जिसकी वजह से तो ये साइकोसेक्सुअल चोरी बनी थी। ठीक है, अब हर चीज में, हर स्टेज में एक एरोजीनस सोर्स है, एरोजीनस एरिया है, जिसमें बच्चे को आनंददायक, जो भी मान लो, मतलब मजा आएगा उसको, उस अगर एरिया से जो भी काम करेगा। ठीक है, तो लिख लो बस, स्टेज के नीचे लिख लो, ये हमने कर लिया था भाई। ओरल स्टेज में जो एरोजीनस जोन है वो है माउथ, क्योंकि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो माउथ रहेगा इसका एरोजीनस जोन। एनल स्टेज, रुको 2 सेकंड देना मुझे बस। एनल स्टेज, आपको पता है एनल स्टेज में क्या करता है भाई, वो अपना बाउल कंट्रोल करता है, तो इसमें बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल आपको पता ही है। थर्ड स्टेज में फेलिक जेनिटल्स, जेनिटल्स आपको पता ही लग गया। ठीक है, और इसमें हमने देखा हुआ इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आया था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो, मैं सारा बता दूंगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आया था और लेटर कॉम्प्लेक्स आया था। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ था कि जब एक मेल की, जब एक बच्चे की अपनी थोड़ा मम्मी की टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहता है, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था। इसमें ना बच्चे को डर रहता है
द चाइल्ड फियर्स दैट ही विल बी पनिश्ड बाय द फादर फॉर दीज फीलिंग्स, और इसको इसने नाम दिया कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। बच्चे को डर रहता है कि भाई बच्चा तो अपने मजे में, देखो अभी थ्योरी कितनी सही कितनी गलत, बट मैं इस थ्योरी का बता रहा हूँ, बच्चा अपने मजे में, बच्चा मम्मी की टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है कैसे ना कैसे, ठीक है, और उसको डर लगा रहता है पापा ने कहीं देख लिया, पापा कुछ समझ गए तो उसको डांट ना पड़ जाए, पनिशमेंट ना मिल जाए, इस चीज को नाम दिया, इस एंग्जाइटी को, इस डर को नाम दिया कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी, ठीक है, बाकी इसमें किसी काम की चीज है नहीं। चलो एक बार देख लो ये भी भाई, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में फ्रूड ने बोला कि फ्रूड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में वही था ना कि जो फीमेल्स हैं वो अपने नहीं छोड़ो यार, मतलब ये अगर पढ़ लेना आप, थोड़ी वैसी चीज है ये ना, थोड़ी वैसी चीज है, बस आप इस इन टर्म्स को एक बार देख लेना, पेनिस एनवी और वर्म एनवी। वर्म एनवी कैरन हॉर्नी ने दिया था और पेनिस एनवी दिया था फ्रूड ने, ठीक है, आसान सी चीज है। लिटिल पीरियड में भाई सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव एरोजेनस जोन, क्योंकि स्कूल जाता है, और इसमें मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट एरोजेनस जोन, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई उस पे, इसको बस आप साइड में लिख लेना अपनी कॉपी की, जहां पे स्टेजेस लिखी हुई। अब हम चलते हैं भाई आपका क्वेश्चंस पे। चलो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डैश इज अ कोहेरेंट कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ कंसेप्ट किसको बोला गया है? मेड अप ऑफ गोल्स, वैल्यूज, बिलीव्स टू व्हिच अ पर्सन इज फर्मली कमिटेड। बताओ भाई, अप्स एंड डाउन्स, चेंज, आइडेंटिटी, अमेंडमेंट, ये तो ऑप्शन इतने गंदे ऑप्शन दे रखे हैं ना। ऑप्शन देखिए, सिंपल सिंपल आइडेंटिटी, बट अगर ऑप्शंस इसमें अलग होते तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, बट आप कंफ्यूज नहीं हुए, मैं क्लास ले चुकी है, क्लास कंप्लीट कर ली है। मेन टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज टू फॉर्म। बताओ भाई मेन टास्क क्या है एडोलेसेंस का? क्या बनाना? एक कोहेरेंट आइडेंटिटी, मोराटोरियम, सुपर ईगो आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी डिफ्यूजन। वैसे बोला क्यों जा रहा है आइडेंटिटी? बताओ, कोहेरेंट आइडेंटिटी लाइन लिखी हुई है कि मेन टास्क क्या है? कोहेरेंट आइडेंटिटी फॉर्म करना और आइडेंटिटी डिफ्यूजन को अवॉइड करना, है ना। कोहेरेंट आइडेंटिटी। इंडस्ट्री बस इंफीरियरिटी कब आती है भाई? इंडस्ट्री आसपास का, स्कूलेज, तो स्कूलेज कहाँ है इसमें आसपास? देख लो 5 से 12, तो आपको ऐसे आसपास का इंतजार लगाना है 5 से 12, ठीक है। इसमें ऑप्शन अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बिहाइंड द एरिक्सन बीइंग अ स्टेज थ्योरी? मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम सारे इसका समझ चुके हैं अपने आप ही क्यों है भाई। पहला, इसमें द स्टेज रेफर्स टू क्वालिटेटिव डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स। बिल्कुल सही है, हर स्टेज में क्वालिटेटिव रूप से, गुणात्मक तरीके से अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, क्या ये जर्नल इश्यूज बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, ये जर्नल इश्यूज तो हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या फिर पर्टिकुलर किसी रिलीजन के बारे में थोड़ी बात कर रहा है। जनरल भाई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ये अप्लाई होते हैं। तीसरा, इनवेरिएंट सीक्वेंस है। बिल्कुल भाई, इनवेरिएंट सीक्वेंस के बारे में याद करो, हम कोलबर्ग में याद कर चुके हैं। इनवेरिएंट सीक्वेंस का मतलब वो सीक्वेंस होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप, कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको स्टार्टिंग में जनरेटिविटी वर्सेस ट्रेडिशन नहीं आ सकता उसके साथ, उसके साथ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ही आएगा। तो जो सीक्वेंस है वो इनवेरिएंट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो तीनों ही सही है बिल्कुल। तो 1, 2 एंड 3, इन तीनों पॉइंट को ना आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को आपको कॉपी में लिख लेना है, कर दोगे बाकी आप टिक। जेम्स मार्सी आ गया भाई। जेम्स मार्सी एलोबरेटिंग ऑन इरेक्शंस मॉडल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is not an identity that teenagers can adopt? पहला, आइडेंटिफिकेशन मोरेटोरियम कर सकता है, फोरक्लोजर कर सकता है, डिफ्यूजन कर सकता है। लास्ट वाला, थर्ड वाला, लैक ऑफ आइडेंटिटी, ये गलत है। बात क्लियर? According Which to one of the James following is Marsha, an identity elaborating on equality? ये तो हो गया Erickson's same model, question है। which one of the following is not an identity कौन that सा मैच कर रहा teenagers है can भाई? adopt? ईगो, इंटीग्रिटी This वर्सेस question was previously asked विजडम in आती है, बिल्कुल सही है, ओल्ड एज में। DSSP इंडस्ट्री DOE वर्सेस PRT इंफीरियरिटी, March 20th, 2022, Shift कॉम्पिटेंस 1. आती है, बिल्कुल सही है। ट्रस्ट वर्सेस Download मिसट्रस्ट, PDF ये attempt होप आता online. है। इनिशिएटिव View all वर्सेस गिल्ट, DSSSB PRT papers. पर्पस आता है, पर ये Identification adulthood में नहीं आता, moratorium. है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन इसका गलत है, Identity ठीक है। एक और सवाल है, foreclosure. आइडेंटिटी क्राइसिस का जो Lack टर्म of है वो किसने identity. दिया है भाई? सिंपल सी बात है, Identity एरिक एरिक्सन ने diffusion. दिया है, ठीक है। And view ये भी all सवाल free देख लो, इन द tests. कंटेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल Free. डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग CDT आइडेंटिटी paper 1. पोजीशंस Full डिड test मार्सिया 1. L. फाइंड? तो 4 करे थे, उसमें I/2. फोरक्लोजर भी था और Hindi/English/Sanskrit. मोरेटोरियम भी थे, तो बोथ 1 and 2, है ना। 26
देखो भाई ये सवाल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स विद फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी इज करेक्ट। फोरक्लोज्ड में क्या था भाई, जिसमें वो जो कमिटमेंट है वो अपने घर वालों की मान लेगा और उसको कोई भी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा। पहला, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स इन देयर स्ट्रगल, ये बता दो भाई कौन सा है, आपको समझ आएगा कौन सा है। रिजॉल्व द एक्सपीरियंस्ड क्राइसिस एंड मेक डेफिनेट पर्सनल वोकेशनल कमिटमेंट्स, मेक कमिटमेंट्स एंड अडॉप्ट देयर पेरेंट्स एंड अदर सोसाइटल अथॉरिटी व्यू पॉइंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, दूसरों के क्या करेंगे, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को अडेप्ट करेंगे, तो यही तो अडॉप्ट करने का थर्ड ऑप्शन, ठीक है।